हेलो दोस्तों। एक कल्पना कीजिए कि मुशायरा चल रहा है, लोग मस्ती में हैं, वाह वाह कर रहे हैं और उधर पढ़ने वाले शायर शेर पढ़ रहे हैं। कोई निगाहों पर बात करता है, कोई बालों की बात करता है, कोई होठों की बात करता है, कोई गालों की बात करता है, कोई शराब की, कोई चाल की, कोई मस्ती की, कोई रात की, कोई चाँद की, तारों की, बहरहाल इश्क की, माशूका की और आशिक की, सारी बातें वहाँ चलती हैं। इसी बीच में एक नाम बुलाया जाता है जिससे लोग बहुत परिचित नहीं हैं। एकदम से निगाह, लोग देखते हैं कि भीड़ में से एक आदमी उठा और मंच की तरफ चल दिया। उसका कुर्ता बहुत सिलवटदार है, सिलवटें पड़ी हुई हैं बेतरतीब, उसने धोती पहनी हुई है और वो एकदम मंच पर चढ़ जाता है। देखकर ऐसा लगता है जैसे खेत से आया है, इतनी धूल उसके पाँव में है। तो वो कोई परिचय दे इससे पहले वो माइक हाथ में ले लेता है और वो एक निगाह डालता है लोगों की तरफ और सपाट भाषा में वो एक शेर पढ़ता है कि 4 दिन फुटपाथ के साए में रहकर देखिए, 4 दिन फुटपाथ के साए में रहकर देखिए, डूबना आसान है आँखों के सागर में जनाब, डूबना आसान है आँखों के सागर में जनाब। भीड़ संभल कर बैठ जाती है, खामोशी छा गई एकदम। लोग गौर से देखते हैं, इतनी तल्ख, इतनी ज़बरदस्त, इतनी गहरी और कड़वी बात, ये कौन आदमी है। अगला शेर पढ़ता है तो हर शब्द पर लोगों का ध्यान है। वो कहता है कि हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, गर गलतियाँ बाबर की थीं तो जुम्मन का घर फिर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए और छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के ख़िलाफ़, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। तालियां बजती हैं ज़बरदस्त, लोग कहते हैं अपना परिचय दीजिए, अपना तारुफ बताइए। तो तब वो आदमी कहता है कि मेरा नाम रामनाथ सिंह है और अदब की दुनिया में लोग मुझे अदम गोंडवी के नाम से जानते हैं। बहुत लोग उठते हैं कि उनका परिचय करा दें, लेकिन बात यहीं ख़त्म हो जाती है। वो कह देते हैं कि मेरी आवाज़ मेरी पहचान है और इसके बाद सिलसिला आगे बढ़ता है। तो ये हैं अदम गोंडवी। बहुत से लोग ये बात चर्चा करते हैं कि अदम गोंडवी ने दुष्यंत की शायरी को आगे बढ़ाया। ये बात मैं मानता हूँ कि हिंदी में गज़ल कहने वाले, आम आदमी की भाषा में गज़ल कहने वाले पहले गज़लकार दुष्यंत हैं। उनका संबंध नजीबाबाद से है, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से ही है, उसको ताल्लुक़ रखते हैं। इत्तेफाक से मैं भी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से हूँ। तो दुष्यंत ने लेकिन अपनी रचनाओं में जो रंग भरा है वो विरोध का स्वर तो है, लेकिन वो विरोध का स्वर केवल सरकार से है। पॉलिटिकल जो सिस्टम था डिसअपॉइंटमेंट का, निराशाजनक स्थिति कि आज़ादी से पहले बहुत वादे किए गए थे लोगों के साथ कि ऐसा होगा वैसा होगा, आज़ाद हो जाएंगे तो ये करेंगे तो वो करेंगे। उस बात पर दुष्यंत ने बहुत कटाक्ष किया है और दुष्यंत कहते हैं अपने शायरी में, दुष्यंत ने कहा भी है ये बात कि कहा तो तय था चरागां हर एक घर के लिए। दुष्यंत कह रहे हैं कहा तो तय था चरागां हर एक घर के लिए और कहा चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। वो कह रही है बेकार सिस्टम है, बेकार देश है, छोड़ो इसे। वो पलायन की बात करते हैं, लेकिन अदम गोंडवी ने कोई पलायन की बात नहीं की। सिस्टम को बहुत झिंझोड़ कर बात करने वाले अदम गोंडवी ने केवल पॉलिटिकल जो करप्शन है उस पर बात नहीं की, बल्कि उन्होंने जो जड़ और बुनियादी ढांचा है समाज का,
उस पर उन्होंने बात की है। उस सिस्टम पर चोट करते हैं वो, ठीक है। और उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, सरकार, मंत्री, नेता के साथ साथ जो सरकारी महकमा है, अफसर हैं, ये सब उसमें शामिल हैं, ठीक है। आप अभी हाल फिलहाल का मंजर देखिए कि यहाँ पर जो है G20 का सम्मेलन हुआ। आज भी जो अदम ने कहा था वो आज भी सच है। तो यहाँ क्या देखा आपने कि मोदी जी ने सोने और चांदी के बर्तनों में उन्हें नाश्ते और खाने खिलाए हैं, ठीक है। तो अदम गोंडवी ने उसी वक्त ये बात लिखी थी। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है, और लगी है होड़ सी देखो अमीरी और गरीबी में, लगी है होड़ सी देखो अमीरी और गरीबी में, ये गांधीवाद के ढांचे की बुनियादी खराबी है, और तुम्हारी मेज चांदी की तुम्हारे जाम सोने के, तुम्हारी मेज चांदी की तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ गरीबों के घर में आज भी फूटी रकाबी है, यहाँ गरीबों के घर में आज भी फूटी रकाबी है। रकाबी का मतलब होता है एक थाली, एक तश्तरी, एक छोटा सा बर्तन जिसमें गरीब आदमी खाना खा लेता है। पुराना सा टूटा फूटा सा बर्तन जिसके जो किनारे हैं वो थोड़े मुड़े हुए होते हैं, ये ज़्यादा गहरी थाली नहीं होती है, ठीक है। उसको रकाबी कहते हैं। यहाँ वो इस पूंजीवाद पर जो है वार करते हुए अदम गोंडवी को साफ देखा जा सकता है। इसके बाद आगे वो कहते हैं, देखिए सुनिए, कि वो युवाओं पर, बेरोजगारी पर बात करते हैं अदम। तो वो ये कह रहे हैं कि जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए, और जो बदल सकती है इस पुलिया के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे की हताशा देखिए, उस युवा पीढ़ी के चेहरे की हताशा देखिए। तो ये इस तरीके से दुष्यंत के जो एक क्रम था उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते इतना विस्तार दे दिया है अदम गोंडवी ने, और उसके बाद वो वहाँ पहुँचते हैं जहाँ इसको हम कहते हैं कि वो वंचितों की आवाज़ बनकर उभरे। उन्होंने गरीबी को तो सामने रखा, लेकिन उन्होंने गरीबों में भी गरीब लोग जो हैं वो दलित हैं और मुस्लिम हैं, इसकी उन्होंने नुमाइंदगी की, इसको रिप्रेजेंट किया। और हद ये है कि एक बार जिस वक्त मशायरे में या किसी कवि सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही थी कि पहले तो मैं वहीं कह दूं कि धर्म की चाशनी जब पॉलिटिक्स में घुस दी गई, राम राज का सपना दिखाया गया, तो उसी समय अदम ने एक शेर कहा था कि काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में, काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है राम राज विधायक निवास में, उतरा है राम राज विधायक निवास में। इतनी बेबाकी से बयान देने वाला आदमी, उसको बड़ा पुरस्कार कौन देने वाला था? तो अदम को काबिल होते हुए भी, लायक होते हुए भी कभी बड़ा कोई पुरस्कार नहीं मिला, हालांकि वो जन कवि बन चुके थे। और जिस वक्त उन्होंने अपने जीवन की सबसे खतरनाक कविता लिखी, जिसके नाम से आज उनका परिचय है और वो जाने जाते हैं, वो कविता चमारों की गली जिसका शीर्षक है, उस पर उन्होंने शेर कहा। शेर क्या कहा, पूरी कविता पढ़ी, जिसका मैं ज़रा सा जिक्र कर देता हूँ कि इस कविता में अदम ने पूंजीवाद, महिलाओं के साथ सबसे बुरा व्यवहार जिसे बलात्कार कहते हैं वो, और वो भी किन के साथ, जो गरीब की, दलित की बच्ची है, वो सबसे आसान शिकार है ऐसे नर पिशाचों का, भेड़ियों का। इसकी बहुत गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं। रिसेंट में 2-3 साल पहले हाथरस का मनीषा वाल्मीकि कांड कोई भूल नहीं सकता। इसकी पूरी रूपरेखा, क्योंकि अदम ने इसको जिया था। इसके बाद अदम ने इसी कविता में
ये भी स्पष्ट कर दिया कि ये सब राजनीतिक षड्यंत्र के या राजनीति द्वारा पहले से ही इसको प्रश्रय दिया गया होता है, आश्रय दिया गया होता है, प्रोत्साहित होता है ये सब। और किस तरीके से कुछ जातियां अपने आप को स्वयंभू करते हुए संविधान को तार तार कर देती हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ जो पुलिसिया डिपार्टमेंट है वो कैसे गरीबों का शोषण करता है अमीरों के इशारे पर। यह कविता पूरा अपने आप में एक वृत्तांत है। अगर इस पर मैं लिखना चाहूँ तो एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। इसके हर छंद में हर लफ्ज़ इसका जो है वो क्रांति की भाषा करता है। लेकिन अब आप देखिए कि ऐसे बहुत शायर हुए हैं जिन्होंने सामाजिक मुद्दों पर लिखा है। उनकी आप कविता या गज़ल सुनेंगे तो आह निकलेगी, लेकिन जिस घुटन में अदम ने अपनी बात रखी है, सब वंचित समाज की बात रखी है, उस पर आह जो निकलती है वो बाहर नहीं आती, अंदर वो पीड़ा घुट जाती है और वाह करने का तो सवाल ही नहीं होता। तो इस कविता का एक मैं स्टार्टिंग पढ़ देता हूँ। आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। इस कविता को मैं पूरी व्याख्या के साथ किसी और दिन आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए मुझे, अगर कुछ बात मैंने अलग से कह दी हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।